हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन। और जैसा कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में देखा था, बिल्कुल चैप्टर के हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे हम लोग। इसकी क्या जो है भूमिका है, क्यों ज़रूरत है हमारे जीवन में, क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण से एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने लोहा देखा है जिस पे जंग लगा हुआ है। अगर उस जंग लगने की प्रक्रिया, उसके पीछे के कारण का अगर अध्ययन करना हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होगी। जिस मोबाइल के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर उस मोबाइल में जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी अक्सर होता है, अगर आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होगी। जिस वाहन से चल करके इस क्लासरूम में मैं आया हूं, अगर उस वाहन में जो बैटरी है, अगर आपको उसका अध्ययन करना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होगी। अगर आपने देखा है कि कोई ऐसे धातु हैं या आपके खाने वाले, जैसे आपके पास पात्र हैं, बर्तन हैं, उसमें जंग नहीं लगता, वो जंग क्यों नहीं लगता, अगर उसका अध्ययन करना हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं। आपके आसपास में हर जगह इसके उदाहरण मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको दो शब्द बताने जा रहा हूं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एग्जाम्पल से समझिए। कल्पना करिए कि एक सीढ़ी है ये, और यहां पर कोई एक व्यक्ति है। यह जो व्यक्ति है, एक बड़ा सा यहां पर कोई गेंद है या पत्थर का कोई चीज है, इसको धक्का दे करके इधर ये गिरा देता है। तो ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आएगा। एक बार इस व्यक्ति ने इसे धक्का दिया और ये गेंद जो है नीचे लुढ़क कर चला आया। अब ये सोचिए, जो लुढ़का, तो क्या ये हर सीढ़ी पे या कोई व्यक्ति लुढ़का रहा था? नहीं, इसने एक बार पुश किया, छोड़ दिया, अपने आप लुढ़क रहा था। ये अपने आप लुढ़कने वाली जो प्रक्रिया है, इसको स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। आपने क्या किया, ये जल लिया, ये वाटर है। आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया, चीनी। जब चीनी इसमें ऐड किया तो जो डिसोल्यूशन है, विलीनीकरण, घुलने, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, अब बताइए क्या चीनी को आपको घोलने की जरूरत है कि अपने आप घुल जाएगा? वो अपने आप घुल जाएगा ना। तो ये अपने आप घुल रहा है, ये हो गया आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक और एग्जांपल, आपके पास एक मोमबत्ती है, आपने उसको जला दिया। ये मोमबत्ती जो है ये जल रहा है। अब बताइए, एक बार आपने माचिस लगा दिया, छोड़ दिया, ये अपने आप जल रहा है। ये
तीनों जो एग्जाम्पल हैं स्पॉन्टेनियस के हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम या प्रक्रिया। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया क्या चीज है? तो वह प्रक्रिया जो अपने आप घटित होती है अथवा जिसको एक बार स्टार्ट करके छोड़ दें और वो घटित होती रहती है। उदाहरण के लिए आपने देखा, गेंद को एक बार आपने सीढ़ी से लुढ़का दिया, छोड़ दिया। आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, यहाँ से डाल के छोड़ दीजिए, तो पानी आप नहीं ला रहे, अब अपने आप आ रहा है। गेंद अपने आप लुढ़क रहा है। ये हो गया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया। आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया, छोड़ दिया, अपने आप घुल रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक बार आपने मोमबत्ती जलाया और छोड़ दिया, अपने आप जल रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप जानते हैं, अगर हम लोग इसमें ले लें, अभी हाल ही फिलहाल में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा, तो ऑस्मोसिस में आपने देखा कि कैसे एसपीएम से होते हुए जो विलायक के कण होते हैं वो विलयन की तरफ गमन करते हैं। वो क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो पानी है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ अपने आप फ्लो करता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हवा ऊंचे दाब से निम्न दाब की तरफ बहता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आपके आसपास में भरे हैं जो या तो स्वयं होते हैं या जिसको एक बार स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, वो चलते रहता है। एंड सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक दूसरा टर्म है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी ये क्या है तो जरा इसको समझा जाए। आपने क्या किया, यही सीढ़ी लिया, और यहां सीढ़ी पर या यहां पर मान लीजिए एक स्टोन है, यहां पर एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है एक रस्सी के माध्यम से इसको ऊपर खींचना चाहता है। अब जब ये ऊपर खींचना चाहता है तो जब तक बल लगाएगा तब तक ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे इसने बल लगाना छोड़ दिया, वहीं पर ये स्टोन जो है ये रुक जाएगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए लगातार फोर्स लगाना होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। आपने ये पानी लिया, और इसमें आपने डाल दिया, ये वाटर है, इसमें आपने सैंड डाल दिया, बालू। अब ये सैंड इसमें जब डाल दिया तो क्या बालू घुलेगा अपने आप? नहीं ना। तो ये जो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। मतलब वह प्रक्रिया जिसको जारी रखने के लिए लगातार आपको बाहरी जो बल है वो लगाना होता है। आपको जमीन से पानी निकालना है तो मोटर ऑन करना होता है। मोटर लगातार एक प्रेशर लगाता है जिसके वजह से जो पानी जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो गया और पाइप के माध्यम से छत पे पानी पहुंचाना चाहता है तो लगातार उसको कल चलाना होगा, हैंडल मारना होगा, तो जाकर के वहाँ पानी पहुंचेगा। आपने जब रिवर्स ऑस्मोसिस में देखा था तो रिवर्स ऑस्मोसिस में भी लगातार हाई प्रेशर बनाना होता है सांद्र विलयन या विलयन की ओर, तो जाकर रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं ये कहलाती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं इसको स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रिया।
यह प्रक्रम भी कहते हैं। तो आपने समझा कि जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप घटित हो, या जिसको एक बार स्टार्ट करके छोड़ दें और घटित होता रहे, वो है स्पॉन्टेनियस। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यह बताइए कि जंग जो लग रहा है कहीं पे तो वो अपने आप घटित होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। आपको किसी बाइक से मान लीजिए क्लास जाना है, तो क्या बाइक अपने आप चलता रहेगा या उसको बाहरी प्रेशर उसमें लगाना, बाहरी जो फोर्स है वो लगाना है? आप इस पे विचार करेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस है। आग जल रहा है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? तो इस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बाद अब हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और उसका क्या संबंध है स्पॉन्टेनियस और इस नॉन स्पॉन्टेनियस से। तो आप इस फिगर को पहले नोट करें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वह प्रोसेस जो एक बार स्टार्ट करके छोड़ दें और चलता रहे। नॉन स्पॉन्टेनियस में लगातार बाहरी फोर्स की जो आवश्यकता होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइंड करें। तो आप सबसे पहले तो ये जानिए, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन से, और जो केमिस्ट्री है इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली इसका संबंध इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं हम लोग। दैट ब्रांच of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes take place in a redox reaction. Is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपल सा है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरा जो है केमिकल चेंज के बीच का जो है रिलेशन है, वो केमिकल चेंज लेकिन ध्यान रखनी है कहाँ होना चाहिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन। बस इतनी सी बातें हैं। अगर हिंदी में इसको हम लोग कहें तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल माने विद्युतीय ऊर्जा एवं रेडॉक्स अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन के बीच
के संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल से एक लाइन में आपको समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो एक तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और दूसरी तरफ केमिकल चेंजेस से उत्पन्न होने वाले आप कहेंगे केमिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलें और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करें, इसके बीच का जो रिलेशन है, उसी रिलेशन का अध्ययन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। मतलब सिंपल सा, अगर आप एकदम बिल्कुल सिंपल से अगर हम लोग लैंग्वेज में इसको कहें तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के जो इंटर कन्वर्शन है, उसी इंटर कन्वर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक लाइन अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is that branch of science which deals with interconversion between electrical energy and chemical energy। बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच जो इंटर कन्वर्सन है, मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की सहायता से पुनः इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका जो अध्ययन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप इसको ऐसे समझ जाइए कि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आप इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं केमिकल एनर्जी। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये है केमिकल एनर्जी। विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से पुनः इलेक्ट्रिकल, इसके बीच के जो इंटर कन्वर्शन है उसका ही नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप समझ चुके हैं। एक सिंपल सा चीज समझना है, विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, इनके बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन का अध्ययन करना है, उसी रिलेशन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप इसे नोट करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ लिखा हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आपको याद है रेडॉक्स अभिक्रिया? अगर नहीं है तो मैं हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में आप न केवल 11 क्लास में बल्कि आपने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं कि क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप जो डेफिनेशन देते हैं कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है, जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। When oxidation and reduction occur simultaneously, then reaction is known as
रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक साथ हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया क्या हो? साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन घर कर गया, मैं समझ रहा हूं। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि तब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया, बात दिमाग में बैठ गई। लेकिन तब ऑक्सीडेशन है क्या? तो कोई बात नहीं, आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। लेकिन ध्यान रखिए, बिल्कुल ब्रीफ में, संक्षेप में, हम लोग यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ये ऑक्सीडेशन है, हिंदी में इसको ऑक्सीकरण या उपचयन शब्द का प्रयोग करते हैं। उपचयन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखिएगा एक ट्रिक के रूप में। लियो, क्या लियो का मतलब? तो एल बराबर लॉस, ई का मतलब आप लगाइएगा इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब लगाइए ऑक्सीडेशन। हो गया। आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। बहुत सिंपल है। अगर कोई प्रक्रिया है, प्रोसेस है, रासायनिक अभिक्रिया है, कोई घटना घटित हो रही है और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि उस प्रक्रिया का नाम ऑक्सीडेशन है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये Na है और Na प्लस में बदल गया। आपको अंदाजा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं मात्र 10, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैग्नीशियम है और ये बदल गया Mg++, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा। Which of the following is not example of oxidation? पहला है अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम 3+ हो गया। दूसरा है लोहा है, Fe2+ हो गया। फिर Fe2+ से ये Fe3+ हो गया। और D है ऑक्सीजन, माइनस से माइनस है, ऑक्सीजन हो गया। एक और चॉइस लिख देते हैं, नन ऑफ दिस। अब देखना है, आप बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया है हमने कि कौन से इसमें ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आप समझ लिए, हाँ या ना? अगर ना तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। बहुत सिंपल। तो आइए देखते हैं क्या इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या नहीं। यह जानने के लिए मुझे यह पता लगाना होगा कि अल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम के पास
13 इलेक्ट्रॉन थे एल्युमिनियम एटम के पास, अब ये इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम आयन हो चुका है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 लॉस कर गया, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। लोहा Fe है। आप जानते हैं कि लोहा परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे लॉस कर गए। इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए इधर दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन 2 लॉस में है, मतलब यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन हैं। आप समझ पा रहे हैं, 26 को लोहा में था, 2 को लॉस कर गया तो कितने हैं, 24। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। तो यह भी एक एग्जाम्पल किसका, ऑक्सीडेशन का है। यहाँ देखिए ये आपको परेशान कर रहा होगा, और आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है जो कि ऑक्सीडेशन का नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो आप गलत हैं। क्यों, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है समझिए। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 ऑक्सीजन एटम में, और ऑक्सीजन आयन है तो 2 माइनस आवेश आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 10, और इधर चल के कितने हो गए, फिर 8 के 8, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इसका मतलब ये सब के सब ऑक्सीडेशन है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है। एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा, अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो तो एक बार मुझे आप ज़रूर बताएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई A है और ये A+ में 1 गो 2 गो N+ कह सकते हैं, बदल गया तो यहाँ पर N गो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, इसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो आप इसको नोट करें, और फिर उसके बाद हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद अब रिडक्शन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो जो रिडक्शन है, हिंदी में इसको अपचयन या अवकरण कहते हैं। बस वही सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है उसका नाम ऑक्सीडेशन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन है आप ट्रिक के रूप में याद रखिएगा, मतलब G मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, R मतलब रिडक्शन। समझे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन है, ग्रहण करना है, प्राप्त कर लेना है, इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया में बढ़ रही है, तो समझ लीजिएगा कि उसका नाम है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है क्लोरीन, और इधर अगर हम लोग कह रहे हैं कि Cl- हुआ, तो क्या बताएंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बिल्कुल बताएंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। इलेक्ट्रॉन है कितनी, इलेक्ट्रॉन एटम है 17, इसने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया 18, माइनस आ गया ना, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। अच्छा, एक और देखते हैं। ये है ऑक्सीजन, और ये हो गया ऑक्सीजन माइनस माइनस, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, एटॉमिक नंबर, एटम है ना, और यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ चुका है, 8 है 2 10, तो कैसे 10 हुआ होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस प्रक्रिया में क्या किया होगा? तो ग्रहण किया होगा, इसलिए हो गया ये रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? रिडक्शन का। अच्छा, एक और देखते हैं। Na+ है और ये Na हो गया, तो यहां पर आपको पता ना इलेक्ट्रॉन है कितने? 10, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 11, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गया? तो रिडक्शन का। आप समझिए कि ऑक्सीडेशन की जो उल्टी प्रक्रिया है ना,
उसी को रिडक्शन कहते हैं। माने रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एक लाइन यहां लिख देता हूं, रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, उस ऑक्सीकरण की उल्टी प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण की उल्टी प्रक्रिया को अवकरण, या आप इधर से भी कह सकते हैं कि अवकरण की उल्टी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण की उल्टी प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद आप एक छोटा सा एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, एकदम याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब होंगे तो साथ में होंगे, और साथ में अगर किसी रिएक्शन में हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसका नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously। आप यहां देखिए, एक मैग्नीशियम धातु है। इस मैग्नीशियम धातु में आपने क्या किया, HCl मिला दिया, HCl अम्ल, और आप देखते हैं कि यहां हो गया ये मैग्नीशियम क्लोराइड और निकल गया H2। बैलेंस कर देते हैं यहाँ तो। अब आपको एक चीज़ और चीज़ समझना होगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। इसके लिए मैं फिर से एक 11 क्लास का वीडियो बनाऊंगा, तो इस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ देखिए कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये एटॉमिक स्टेट में है और ऑक्सीडेशन नंबर है 0। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, क्लोरीन एक्चुअली -1 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको चाहता हूँ कि आप नोट कर लें। मैग्नीशियम पर 2+, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, और Mg+2 में अंतर नहीं समझ पाते बच्चे। तो मैं आपको एकदम श्योर करना चाहता हूँ कि जब ये 2+ लिखा हुआ है तो अक्सर यहाँ पर लिखा जाता है इसको, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज है। ये क्या है, चार्ज। और ये क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको लिखना हो तो जो भी प्लस माइनस का चिन्ह है ना, वो पहले होता है और फिर बाद में डिजिट होते हैं। लेकिन अगर आपको आवेश लिखना होता है, चार्ज लिखना होता है, तो पहले जो है क्या लिखते हैं हम लोग, पहले देते हैं नंबर, उसके बाद +1। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा था +++, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ Fe3+। अगर मैं इसको लिख दूँ Fe+3 तो ये गलत हो गया। ये इसको बताने लगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, हालांकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेकिन मुझे अगर इसको इस आवेश को दिखाना, इसके बदले में दिखाना है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, न कि ऐसे दिखाऊंगा। तो आप यहां समझ लिए, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर भी -1 है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो समझिए जरा, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से कितना हुआ, इसका नाम है ऑक्सीडेशन। और जैसा कि मैंने कहा, प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं। तो देखिए ये +1 से 0 हो गया, ये तो घट गया ना, तो हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। तो आप कह सकते हैं कि जो Mg है, Mg इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू किस में बदल गया, तो Mg++ में, और H+ इज रिड्यूस्ड इनटू H2 में। आपको याद रखना होगा
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होंगे साथ साथ होंगे। और यहाँ से एक और आपको डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का मिल गया, वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। मैं नोट कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण होता है, यानी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना अवकरण कहलाता है। अवकरण माने रिडक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि संक्षेप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप समझ रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जाने लगा ना। शुरू करना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बिल्कुल हम लोग सही जगह पे हैं। जितनी भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जो अभिक्रिया होती है ना, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि कब ऑक्सीडेशन हुआ, किसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, किसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, किसको कैथोड कहेंगे, आवेश का प्रवाह किधर हो रहा है, करंट का प्रवाह किधर हो रहा है। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक आखिरी एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक पात्र है, इस पात्र में आपने जल लिया और जल लेकर इसमें CuSO4 मिला दिया। आपको मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर का हो जाता है, बिल्कुल शाइनिंग के साथ घोलने पर। अब इसमें आपने क्या किया कि एक मिला दिया आपने जिंक का टुकड़ा, इसमें डाल दिया आपने। ये CuSO4 सॉल्यूशन है, इसमें आपने डाल दिया Zn का टुकड़ा डाल दिया आपने। तो जिंक आकर के यहां पर ये बैठ गया। धीरे धीरे इसका जो कलर होता है ब्लू से हल्का होते जाता है, हल्का होते जाता है, और फाइनली जो है ये इसमें जो जिंक है वो अभिक्रिया कर चुका होता है कॉपर सल्फेट से। और देखिए क्या बनाता है, अब इसमें रहता है ZnSO4 और ये निकल जाता है कॉपर। एक तरह से यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो CuSO4 था, आपने इसमें जिंक डाल दिया, ये बदल गया ZnSO4 प्लस Cu। अगर इसको मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पदों में समझने की कोशिश करूं तो ये टूटेगा तो Cu प्लस प्लस एक्वस है ये, प्लस SO4 माइनस, और ये है Zn आपका सॉलिड है बिल्कुल। यहाँ पर ये टूटेगा Zn प्लस प्लस Aq SO4 माइनस, और यह Cu सॉलिड। आप देखिए क्या कॉपर बदल गया कॉपर प्लस प्लस कॉपर में, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि गेन हुआ। आप देखिए जिंक से हो गया ये Zn प्लस प्लस। तो अगर मैं इसको अलग से लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। देखिए आपका जो Zn था इधर आकर के ये बदल गया Zn प्लस प्लस में। बताइए, तो Zn जो है Zn प्लस प्लस में बदला। अब देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन है ना। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो Cu प्लस प्लस है और ये बदल गया Cu में, तो गेन किया इलेक्ट्रॉन 2 को और ये रिडक्शन हो गया।
इस तरह से इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, दोनों साथ साथ हो रही है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स है, ये रिडक्शन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझने की कोशिश किया। याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप घटित हो अथवा एक बार स्टार्ट करके शुरू कर दें घटित होता रहे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो लगातार उस पर भारी बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो प्रक्रिया वो जारी रहती है, अदरवाइज वो जारी नहीं रहता। फिर उसके बाद आपने इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन में आपने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यह है केमिकल एनर्जी। इसके बीच के इंटर कन्वर्सन जो है, इसी इंटर कन्वर्सन का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फिर इसमें ज़रूरत है हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन की। एक्चुअली ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल जो एनर्जी है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का त्याग है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है। और फिर इससे आगे हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए।